सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो हमारे नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे साथ में जो इस लाइव फेसबुक लाइव सेशन में जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो है अलाइनिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नेशन बिल्डिंग। हम कुछ सेकंड के लिए वेट करेंगे ताकि और व्यूअर्स भी हमारे साथ जुड़ पाएँ आज के इस सेशन में। उसके बाद मैं फॉर्मली इस सेशन को स्टार्ट करूँगी। So I think I'll start the session. I repeat the topic for today, aligning social responsibility for nation building. हमारी सामाजिक जिम्मेवारी को अपने देश के विकास में हम कैसे जोड़ें और सामाजिक जिम्मेवारी को निभाते हुए देश के विकास में कैसे भागीदारी निभाएं, इस बात पे आज कुछ डिस्कशन करेंगे। इंडिया इज अ ग्रेट नेशन। हमारी डेमोग्राफी हमारा डिविडेंड है। अगले हफ्ते हम सेलिब्रेट करेंगे 72nd रिपब्लिक डे। वी नो रिपब्लिक डे होल्ड्स a great lot of importance as citizen of India, and our hearts get filled with pride and patriotism. तो जहां हमें एक उत्साह और नेशनलिज्म की फीलिंग, चाहे वो रिपब्लिक डे हो, चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, या जितने भी इस तरीके के हमारे नेशनल इवेंट्स हैं, उनके बारे में सोच के उनको मना के आती है, उस फीलिंग को, उस जिम्मेवारी को हम सिर्फ उन दिनों तक ही लिमिट ना रखते हुए डेली लाइफ में कैसे लेके आए, इस और डेली लाइफ में काफी लोग ऑलरेडी लेके आ रहे हैं और देश के विकास में अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, उसके ऊपर आज ये डिस्कशन रहेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी empathize with others and हम सेल्फलेसली अपने देश के लिए काम करें, हम सेल्फलेसली अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। सो इट इज अ कैपेसिटी टू थिंक beyond the normal, it is a capacity to act beyond the obvious, and it obviously calls for selflessness. फॉर एग्जाम्पल, जहां आप रहते हैं, तो अगर आप अपने घर में कोई इस तरीके का म्यूजिक प्ले कर रहे हैं जिससे आपके नेबर्स को परेशानी हो रही है, तो आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा नहीं रहे। आप जिस एरिया में रह रहे हैं, अगर आप अपने घर का कचरा अपने घर से निकाल के बाहर किसी पब्लिक प्लेस पे डंप कर रहे हैं, तो यू आर नॉट एक्टिंग सोशली रिस्पॉन्सिबल। आप उस जगह को गंदा करने में, पॉल्यूशन को बढ़ावा देने में योगदान कर रहे हैं। अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं सड़क के ऊपर, अगर आप ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं, तो भी आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालना नहीं कर रहे। ये एक बहुत गंभीर नेचर है ह्यूमैनिटी का कि हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारा घर, हमारी फैमिली सुरक्षित रहे, लेकिन आगे क्या हो रहा है इसके बारे में हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत से ऐसे सिटीजन्स हैं जो सेल्फलेसली इंडिविजुअल रूप में, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रशासन के भी जो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं उसमें भी वो मदद कर रहे हैं। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी यूथ एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। हमारे देश को युवा देश कहा जाता है, तो इसमें जो 18 टू 45 की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। सो डेमोग्राफिकली वी आर trying to reap the dividends, and we are trying to gain from the energy and zeal
which the young India fosters into। अगर हम कोविड-19 की बात करें तो ऐसे बहुत सारे इनोवेशंस यंग इंडियंस ने दिखाए, चाहे वो कोविड-19 ट्रायज बॉट्स की बात हो या फिर रिमोटली कंट्रोल्ड रोबोट की बात हो, जो कि हॉस्पिटल में कोविड-19 पेशेंट्स को खाना और दवाइयाँ पहुँचा रहा था। हमने देखा कि यंगस्टर्स इन केरला दे इन्वेंटेड मास्क वेंडिंग मशीन। केरला स्टार्टअप मिशन KSUM, उसके अंतर्गत उनको फिर सपोर्ट किया गया। IIT गुवाहाटी के स्टूडेंट्स ने लो कॉस्ट इंटुबेशन बॉक्सेस बनाए। IIT बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर का निर्माण किया और IIT बॉम्बे के ही स्टूडेंट्स ने 2 ऐप डेवलप करी which were helping to track the violations by the quarantine patients by the name of Quarantine and Safe। So ये जितने भी इस तरीके की यंग इंडिया की तरफ से इनोवेशंस हैं, they are very much welcome, they are very much helpful in maintaining the ग्रोथ इन द सोसाइटी। साथ ही साथ विमेन एंटरप्रेन्योर्स, हम जहाँ यूथ की बात कर रहे हैं, हम विमेन एम्पावरमेंट, विमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना और महिलाओं की तरफ से जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। एंड देयर आर वेरियस थिंग्स इन वेरियस स्टेट्स which women are taking forward and we are trying to move towards gender parity। एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी ने लास्ट ईयर लॉन्च किया बाय द नेम ऑफ आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत अभियान वोकल फॉर लोकल की बात करता है, जिसमें हम मेक इन इंडिया को आगे ले जाते हुए हमारे जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे वो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हों या स्मॉल प्रोड्यूसर्स हो या स्मॉल इनोवेटर्स हों, उनको सपोर्ट करने की बात है। एक इकोनॉमिक पैकेज रिलीफ का अनाउंसमेंट किया गया and there have been number of people who have taken benefit and there is a focus on promoting the indigenous trade, there is a focus on promoting the indigenous skilled labor, जो हमारे देश की जो खासियत है, जिसमें भी हमारी इम्पॉर्टेंट हमारी स्किल्स डेवलप्ड हैं, उनको आगे ले जाने का बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ प्रोडक्शन एंड मार्केट लिंकेजेस भी इसके साथ जोड़े जा रहे हैं एंड स्पेसिफिक फोकस फॉर रूरल लाइवलीहुड जनरेशन। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत तो बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा दिया गया, उसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भी ये रूरल लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर हम बात करें हमारे भारत देश की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि यूनाइटेड नेशंस की ओर से UN SDG 2030 एजेंडा दिया गया, उसके अंतर्गत 17 SDG गोल्स हैं। So these 17 SDG goals talk about poverty, elimination of hunger, uh, improving the gender parity, addressing the health issues, quality education, providing clean water, sanitation, energy, achieving economic growth and industry, having good sustainable infrastructure, climate actions, and of course making the uh, city growth sustainable। तो इस तरीके के बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट लेवल में लिए जा रहे हैं, वो भी हमारे एक तरीके से जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए हमारी गवर्नमेंट की ओर से भी लिए जा रहे हैं और साथ ही साथ में मेनी सिटीजन्स आर ऑल्सो टेकिंग द इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, सो दे आर बेसिकली टर्म्ड एज ग्लोबल गोल्स और इसको अचीव करने के लिए कॉल टू एक्शन दिया गया है और वो जो कॉल टू एक्शन है उसको अचीव करने के लिए लोकलाइज द एजेंडा की बात की गई है कि हम जो हमारा ये एजेंडा है जो हमें अचीव करना है, इसको हम लोकल लेवल पे डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म के द्वारा हम कैसे अचीव करें, इस बात पे ध्यान में रखते हुए इसको आगे लेके जाएं। सो इफ आई टॉक अबाउट आवर ओन कंट्री, अगर हम भारत देश की बात करें तो SDG इम्प्लीमेंटेशन की जो मॉनिटरिंग है वो मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन है वो नीति आयोग के द्वारा की जा रही है एंड नीति आयोग
इज कोऑर्डिनेटिंग विद वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, और हर स्टेट गवर्नमेंट में अपनी कोई एक बॉडी है या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है या डिपार्टमेंट है जो एसडीजीज की इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर कर रहा है, उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें initiatives which have been taken by the government to achieve the SDG agenda, तो अगर हम क्लीन इंडिया की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन, तो स्वच्छ भारत मिशन not only talks about achieving ODF, that is open defecation free status, it also talks about making these initiatives sustainable, कि एक लोगों की बिहेवियरल चेंज हो कि उन्हें खुले में शौच नहीं करना है और एक सेफ हाइजीन प्रैक्टिस को अपनाना है। नमामि गंगे मिशन को अडॉप्ट किया गया, जिसके अंदर हमारी रिवर गेंजेस की क्लेनलीनेस की बात की जा रही है। अगर हम जेंडर पैरिटी की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान एक बहुत इम्पोर्टेंट अभियान है, जो कि हमारी देश में सभी ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में लागू किया गया है। और साथ ही साथ में बेटी को सेव करना, आई मीन सेव द गर्ल चाइल्ड एंड एम्पावरिंग हर थ्रू एजुकेशन, इसके अंतर्गत बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू प्रमोट द इकोनॉमिक लाइवलीहुड फॉर वुमेन। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना, PMUY, ये सभी जो मिशंस हैं, ये सभी देश के अलग अलग बेनिफिशरीज को एम्पावरमेंट की इंटेंशन से किए जा रहे हैं इम्प्लीमेंट। साथ ही साथ स्मार्ट सिटीज मिशन है, स्मार्ट सिटीज मिशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मेकिंग द ग्रोथ इन द सिटीज सस्टेनेबल। अगर हम पॉल्यूशन की बात करें, जो कि एक एसडीजी एसडीजी गोल भी है, which is talking about clean air and environment and of course addressing the issues of climate change. तो इंडिया में भी we have national policy on resource efficiency. We are also trying to promote the use of we are trying to promote the use of renewable sources of energy। और एयर पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, इसके ऊपर भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स अलग अलग स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल में किए जा रहे हैं। वी आर शिफ्टिंग टू सोलर एनर्जी, वी आर शिफ्टिंग टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिससे पॉल्यूशन कम हो और जो कि लो कॉस्ट हो, जो कि सस्टेनेबल हो। इसी तरह अगर हम बात करें लाइवलीहुड्स की, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कि पहले भी मैंने बात की, प्रधानमंत्री जन धन योजना, फाइनेंशियल एजुकेशन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड जनरेशन, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है हमारे देश में। और एक एसडीजी जो कि रिलेट करता है हेल्थ के ऊपर, तो इंडिया में इंश्योरिंग अ हेल्दी लाइफ इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट गोल ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम बात करें, पिछले हफ्ते में ही इंडिया वॉज विटनेस टू रोल आउट ऑफ द लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव। कोविड-19 की फेज वाइज वैक्सीनेशन ड्राइव इम्प्लीमेंट की जाएगी, एंड वी हैव बीन विटनेसिंग at the scale and the level in which this drive has already started. तो ये जो इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं, डेफिनेटली ये सस्टेनेबल बना रहे हैं हमारे हर प्रयास को। और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को कैसे इंश्योर किया जाए, ये भी हमारे डिफरेंट लेवल ऑफ इनिशिएटिव्स में है। और साथ ही साथ में बहुत पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स हैं जो कि इन सब प्रयासों में गवर्नमेंट की भागीदारी निभा रहे हैं। So I would mention that there are 4 priorities which are very important, 4 priorities, and which also includes the challenges. So the 4 priorities are planet, people, purpose and profit. Planet, people, purpose and profit. प्लैनेट के ऊपर हमको ध्यान देना है, जिसमें हम रह रहे हैं, वहाँ जो रह रहे हैं लोग, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो काम कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, हम जो इनिशिएटिव ले रहे हैं उसका पर्पस क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना। एंड प्रॉफिट मैंने इसलिए बात की क्योंकि जो भी हम इनिशिएटिव लेंगे वो सस्टेनेबल तभी होगा जब उससे कुछ इकोनॉमिकली रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये सब चारों बातों को सोच में रखते हुए हमें कोई भी इनिशिएटिव जो लेना है, इन चारों बातों को रखते हुए कि हम जो प्लान हम जहाँ रह रहे हैं प्लैनेट, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, पीपल लोगों पे इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इसका पर्पस क्या है, इसका एम क्या है, एंड इट शुड हैव अ एम ऑफ रेवेन्यू जनरेशन एटलीस्ट विच इज सस्टेनेबल।
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी इनिशिएटिव लिए जाएँगे दे शुड बी सस्टेनेबल। अगर मैं एक बात दोबारा से बोलना चाहूँगी रिगार्डिंग एनवायरनमेंट। बहुत लंबे स्केल पे ड्राइव चलाई जा रही है हमारे देश में रिप्लेस द सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कैसे रिप्लेस किया जाए, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारी यू नो इनिशिएटिव्स हैं जिसमें हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जगह में अपने दिनचर्या में क्या ले सकते हैं। हम प्लास्टिक की बॉटल्स को हटा के वी आर शिफ्टिंग टू earthen pots. We are shifting to bamboo based products. नॉर्थ ईस्ट की कई स्टेट्स में बैम्बू के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। बैम्बू बॉटल्स दे हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग, बैम्बू के लंच बॉक्सेस। और उसके अलावा भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं और जो कि सस्टेनेबल हैं। पैकिंग का मटेरियल प्लास्टिक के अलावा क्या रिप्लेसमेंट्स हो सकता है, विच आर बायोडिग्रेडेबल, विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ये सब चीज़ें पूरे देश में अलग-अलग इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। और ये इनिशिएटिव जितने गवर्नमेंट लेवल पे है उससे ज़्यादा सिटीजन लेवल पे देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। एंड वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट द यूज ऑफ केमिकल्स। हम बात देखें तो इवन प्लास्टिक्स का यूज जो है अब रोड्स की फॉर्मेशन में भी होना शुरू हो गया। रोड बनाने में भी प्लास्टिक का यूज हो रहा है। कहीं ना कहीं ये सारा ये जो सारा जो एक हमारा एफर्ट है ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करेगा, साथ ही साथ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को बढ़ाने में मदद करेगा और एक हेल्दी एनवायरनमेंट हमारी आगे आने वाली जनरेशन को एक हेल्दी एनवायरनमेंट देने में भी कारगर रहेगा। कुछ एग्जाम्पल स्पेसिफिकली मैंने कुछ टाइम में पढ़े वो मैं यहाँ शेयर करूंगी। इंडियन आर्मी को हम हमेशा इस तरीके से देखते हैं कि दे आर प्रोटेक्टिंग आवर नेशन एट द बॉर्डर फ्रंट। और इस तरीके के मतलब दे आर फुल ऑफ करेज एंड वेलर। लेकिन शायद ही हम सबको पता हो कि इंडियन आर्मी जो है वो इसके साथ साथ सिविक एक्शन प्रोग्राम्स में भी बहुत कारगर अपने कदम लेती है। तो चाहे वो ब्लड डोनेशन ड्राइव हो, चाहे वो अगर कहीं कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है तो लोगों तक राशन पहुंचाना। एंड देयर आर वेरियस नंबर ऑफ सिविक एक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेशली इन द रूरल रिमोट एरियाज दे आर गिविंग। इस तरीके के प्रोग्राम्स इंडियन आर्मी के द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही साथ बीएसएफ, मैंने खुद देखा जब मैं त्रिपुरा में पोस्टेड थी तो बीएसएफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके बहुत अच्छे अच्छे काम जो है वो कर रहे हैं डिफरेंट विलेजेस में जहाँ पे आज भी देश में एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है। तो इस तरीके के जो प्रयास हैं ये एक कम्युनिटी ड्रिवन सब प्रयास हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन, people and the society, they are in this ecosystem and we have to work in tandem, then only we can move together। एक एग्जाम्पल मैंने पढ़ा काजीरंगा में। तो काजीरंगा में एक लेडी, उनका नाम रूप ज्योति साइकिया गोगोई। रूप ज्योति साइकिया गोगोई एक लेडी जिन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को डील किया और वो उस प्लास्टिक वेस्ट को डील करके ट्रेडिशनल हैंडलूम बना रही हैं। और ये जो लेडी हैं इन्होंने जो जो प्लास्टिक वेस्ट काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर या उसके आसपास में उनको मिला, उसको उन्होंने ट्रेडिशनल हैंडलूम के अंदर कन्वर्ट किया। और ये जो प्रैक्टिस है अब इस प्रैक्टिस को आसाम के 35 विलेजेस में अडॉप्ट कर लिया गया है। So this practice of dealing plastic waste and converting into traditional handloom, ये स्टोरी आप गूगल में डालेंगे तो आपको मिलेगी। और ये प्रैक्टिस अब आसाम के 30 से अधिक गांव में अडॉप्ट की जा चुकी है, उन्होंने ट्रेनिंग्स दी। तो ये एक सिटीजन ओरिएंटेड इनिशिएटिव था। इसी तरीके से आसाम में ही एक डिस्ट्रिक्ट है जोरहाट डिस्ट्रिक्ट, वहां पे 3000 ग्रीन कमांडोज के नाम से सस्टेनेबल फार्मिंग करने वाले फार्मर्स ने एक अपनी टीम तैयार की है। तो जो कि फार्मिंग को एक सस्टेनेबल तरीके से कैसे किया जाए उस पर उन्होंने काम किया। उन्होंने एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक की एस्टैब्लिशमेंट की और प्लांट हेल्थ क्लिनिक और स्प्रेड एन ई के नाम से उन्होंने जो है ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया।
और इस इनिशिएटिव को दिस 300 green commandos, they are taking forward across the district Jorhat, and they are also taking forward across the other parts of the state of Assam. हम अगर अपनी बेटियों की बात करें, एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बेटी डॉक्टर कृति डॉक्टर कृति जिन्होंने अपना सरनेम पहले चेंज करके उन्होंने भारती अपने सरनेम के आगे लगाया, and she established a trust named Sarthi. She established Sarthi Trust in Rajasthan. उनके इस ट्रस्ट को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सम्मानित किया गया। और उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने चाइल्ड मैरिजेस, जो कि हमारे नदर्न इंडिया की स्टेट्स में, स्पेशली राजस्थान में काफी एक हद तक प्रॉब्लम में था, आज भी है टू एन एक्सटेंट। 1400 चाइल्ड मैरिजेस को रोकने में अपना जो है कंट्रीब्यूशन दिया। साथ ही साथ द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो रिहैबिलिटेटेड 70,000 चिल्ड्रन and they were instrumental in stopping the child marriages across the state of Rajasthan. तो ये मैं बात इसलिए बता रही हूँ कि ये जो भी इनिशिएटिव्स हैं ये लोकली लोगों ने लिए हैं, उनको लगा कि सोसाइटी की तरफ से उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी नैतिक जिम्मेवारी है, और जो उनकी नैतिक जिम्मेवारी है उसको आगे ले जाते हुए उन्होंने ये सब प्रयास किए। तो इफ आई टॉक जो टॉपिक है हमारा, दैट अलाइनिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नेशन बिल्डिंग। सो कोई भी नेशन बड़ा नहीं हो सकता जब तक उसके लोगों की भागीदारी ना हो। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, वी हैव ह्यूमन रिसोर्स, वी हैव फाइनेंशियल रिसोर्स, बट कहीं ना कहीं उनकी लिमिट हो जाती है, कहीं ना कहीं उसमें ऐसे ही हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या कहीं ना कहीं कई जगह पे कम्युनिकेशन गैप भी रहता है। So इसीलिए it is very important that the administration also connects to the people and people also help the administration in taking the initiatives forward. Last year only humanity ने जब COVID-19 को देखा, हमने देखा किस तरीके से हमारे हमारी लाइफ में इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। So we were having online classes not only for the students in the colleges but also in universities. There was work at home for the office places, digital conferences, digital connect was the medium through which people were interacting. कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी आने लगा। हम जो एक सोशल सिस्टम में पहले सरवाइव कर रहे थे, जिससे लोगों से रेगुलरली मिलना होता था, वो कम होता गया। पहले लॉकडाउन हुआ, there was lot of restrictions, then lockdown के बाद में unlock हुआ, and then there was a new normal of which we accepted the fact that we have to move out with mask, we have to use a hand sanitizer या अपना हाथ बार बार अच्छी तरह धोना है, we have to avoid visiting public places if it is not required, and even if we are visiting we have to maintain social distancing. तो ये जो भी हमारा न्यू नॉर्मल के अंदर बिहेवियरल चेंज आया, इसमें जितनी भागीदारी प्रशासन की थी उससे कहीं ज्यादा भागीदारी लोगों की थी। सिर्फ हरियाणा, गुड़गांव या हरियाणा में ही नहीं, लेकिन इंडिया के बाकी शहरों में भी we actually saw that there was so much of social responsibility which was exemplarily displayed by the citizens of our country, for which we are all thankful from as part of the administration. ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसमें लोगों ने आके राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया, चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स की बात हो, चाहे वो जो लोग स्लम्स में रह रहे थे, डेली वेज वर्कर्स की बात है, उनके बारे में हम बात करें तो वहां रह के उन्होंने उनको खाना पहुंचाया, उनको कपड़े दिए, उनको इस तरीके का जो डेली नेसेसिटीज का जो सामान है वो पहुंचाया। तो दिस वाज अ काइंड ऑफ occasion, COVID-19 was a kind of an occasion which actually gave the opportunity to the humanity to rise to the occasion and to strengthen the bond with the ecosystem, और इसको हमें आगे लेके जाना है। सो मेरा पहले भी एक सेशन मैंने किया जिसमें मैंने बात की रिफ्लेक्ट, री इन्फोर्स एंड अचीव। तो रिफ्लेक्ट करें कि हमने पिछले कुछ सालों में क्या सीखा, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा। रीइंफोर्स करना है उन चीजों को जो हमारे लिए अच्छी हैं, जो हमें लगता है कि कारगर साबित हुई, जो हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए अच्छी हैं।
and achieve those things with focused target, achieve those things with your goal, achieve your goals with determination and with your full commitment. So coming towards the end of my speech, उसके बाद में थोड़े से जो viewers की जो feedback या कुछ questions होंगे उनके बारे में मैं discuss करूंगी. So when I am talking about social responsibility, हमने देखा कि social responsibility जितना youth के द्वारा execute की जा रही है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, इट इज वेरी नाइस, इट नीड्स टू इम्प्रूव फर्दर. और स्पेशली जो यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 एजेंडा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स प्रोग्राम्स हैं जो मैंने पहले भी बात की, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जल शक्ति अभियान, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को बढ़ावा देने की बात करती हैं. अगर हम एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात करें तो किसी ने यहाँ पे कमेंट में ही लिखा था कि मैडम पैकिंग के लिए हम पत्तियां पत्ते भी यूज कर रहे हैं. तो ऐसी बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जो लिए जा रहे हैं, एंड ऑल दीज इनिशिएटिव्स आर बीइंग टेकन बाय इंडिविजुअल्स, they are being taken by the NGOs, they are being taken by civil society organizations. तो ये बहुत एक अच्छी बात है जो ली जा रही है. और जो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स शेयर किए, ये बस मेंशन करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं अक्रॉस द कंट्री, एंड पीपल आर एक्चुअली taking ownership of their social responsibility and they are actually contributing towards the nation building. टुवर्ड्स द एंड मैं इसी बात को रिट्रेट करूंगी कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे पास जो है हो सकता है अभी बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन अगर हम सक्षम हैं, आई अग्री कि सब लोगों के पास वो सक्षमता, वो रिसोर्सेज या वो टाइम नहीं रहता है, लेकिन इफ अगर हमारे पास में वो रिसोर्सेज हैं, वो मीन्स हैं जिससे हम लोगों तक पहुंच पाए, वो हमें जरूर करना चाहिए. द अप्रोच ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. So giving back to the society is very important, and the issues like gender parity, the issue like inequality, the issues like prejudices, चाहे वो कास्ट बेस्ड prejudices हो, चाहे वो जेंडर बेस्ड prejudices हो, चाहे वो रीजन बेस्ड prejudices हो, we all should try to overcome all these issues, to address all these issues and to minimize the prejudices which are actually existing in the society. और जो हम नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं, ये तभी हमारा सक्सेसफुल रहेगा जब हम पैरिटी हर मायने में लेके आ पाएंगे, चाहे वो इकोनॉमिक पैरिटी हो, चाहे वो सोशल पैरिटी हो, चाहे वो पॉलिटिकल पैरिटी हो, चाहे वो फाइनेंशियल पैरिटी हो. सो इन सब चीजों को ध्यान में कैसे रखते हुए हम आगे बढ़ें, these all issues to be need to be addressed. We need to have this collective thinking, collective ownership and collective responsibility. बहुत अच्छा यूज किया जा रहा है डिजिटल माध्यमों का. अब जब से कोविड-19 आया तो लोगों ने, जैसे मैंने भी ये सेशंस लास्ट अप्रैल में से करने ज्यादा स्टार्ट किए, उससे पहले मैं कर रही थी बट कम कर रही थी. तो एक जो कनेक्ट हमें मिल रहा है एक दूसरे से मिलने का, ये बहुत एक अच्छा माध्यम है. अगर आप इस माध्यम के थ्रू लोगों से कनेक्ट कर पाए, लोगों से अपनी बात कर पाए, और कुछ ऐसे इनिशिएटिव जो कि सोसाइटी के लिए एट लार्ज beneficial है, do try and take, and there is no harm in connecting yourself for a positive and a society serving cause, and try and build the social cohesion in the ecosystem. Try and build the social cohesion in the entire ecosystem जिसमें हम survive कर रहे हैं. हम एक बहुत छोटी entity हैं. इस बड़े इकोसिस्टम में हमारा खुद का परिवार है, हमारे नेबर्स हैं, हमारा उस एरिया का उस एरिया के लोग हैं, स्कूल है, कॉलेज है. आई मीन इट्स द एंटायर इकोसिस्टम इन विच वी आर एग्जिस्टिंग, एंड द सोशल कोहेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड ट्राई दैट वी गिव रिस्पेक्ट टू women. We should try, there are lesser crimes against women, there are lesser crimes overall ही जो हैं crimes कम रहें, इस पे हम ध्यान दें. And the way we have stood together in COVID-19, the same way we should continue working, the same way we should try to improve and helping out each other. सबने सुनी होगी एक बात कि a nation is built big
not by its building or the infrastructure, but by the strength of its people. India is blessed to have the strength and resources in form of its population, in form of its demographic dividend. We all should be proud and we all should be ready to utilize the strength of its own people, and let us all keep contributing. Let us all keep contributing for the development of the nation and work towards achieving a new India. न्यू इंडिया जिसमें प्रेजुडिसेस ना हो, न्यू इंडिया जिसमें इक्वालिटी हो, न्यू इंडिया जिसमें पैरिटी हो, जिसमें प्रॉस्पेरिटी हो, पीस हो, हैप्पीनेस हो. And I am very much sure that we working as a team, we work in social cohesion, can definitely achieve this. We are going to witness the Republic Day celebrations very soon. Of course, due to COVID-19, वो थोड़ा सा उसमें restriction रहेगा, but yes, हम लोग की जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है, जो प्राइड एंड ऑनर हम लेते हैं अपने देश की कल्चरल हेरिटेज में, अपने देश की फ्रीडम स्ट्रगल की जो हिस्ट्री है और जिस तरीके से हमारे देश ने राइज किया from where we were at the time of independence to where we are today. So it has been a very insightful journey. The journey makes us all proud. Let us all keep contributing. Let us all keep helping each other. सभी को गणतंत्र दिवस की अंतिम अग्रिम शुभकामनाएं. और मेरी तरफ से इनिशियल ये रिमार्क्स थे. अब जो थोड़े से क्वेश्चंस मैं ले पाऊंगी अगले 10 से 15 मिनट में, आई वुड like to just comment on them. So many people are asking, okay, some people are writing it's a good topic, thank you. So मुझे यही लगा कि हम बहुत सुनते हैं इस बारे में कि हमें देश के लिए करना है, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं. तो लेकिन अगर हम इस बारे में बार बार बात करते रहेंगे तो शायद हमारे जहन में ये बात जाएगी कि हाँ, हमें देश के लिए काम करते रहना है. इसीलिए मैंने ये बात की. So एक क्वेश्चन आया है, give some ideas where general public can take up as social responsibility. Okay. So देखिए, जनरल पब्लिक की अगर हम बात करें तो मैंने कुछ एग्जांपल्स की बात की जहाँ पे आसाम में एक महिला ने जो है प्लास्टिक वेस्ट से हैंडलूम की तरफ उन्होंने काम किया. तो मैं मानती हूँ कि सबके पास हो सकता है वो उस तरीके की टेक्नोलॉजी ना हो, उस तरीके का आइडिया ना हो, बट एक जो बहुत बेसिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या हो सकती है. आपके घर में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है? आप अपने घर में एनर्जी कंजर्वेशन की ओर ध्यान दें. आप अपने घर में जो है you focus upon wasting the consumption of electricity, shifting to renewable sources of energy. जहाँ हम बात स्वच्छता या सफाई स्वच्छता की बात करें या स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, तो जो आपके एरिया में अगर कचरा लेने वाली गाड़ी कोई लगी हुई है कॉरपोरेशन या काउंसिल की ओर से या आपकी पंचायत की ओर से, तो उसी को कचरा दें. आप ओपन पब्लिक प्लेसेस पे लिटर ना करें. और अगर ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ वेस्ट का, तो एटलीस्ट जो पब्लिक प्लेसेस डेजिग्नेटेड है वहीं पे अपना कचरा डालें. ऐसा नहीं कि कहीं पे भी रोड साइड आपने डाल दिया. तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपने एरिया को, अपनी गली को स्वच्छ रखना है. दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप योर एरिया क्लीन. जैसे मैंने शुरू में बात की कि आप जहाँ रह रहे हैं, आप म्यूजिक इतना तेज लेवल पे ना प्ले करें अपने घर में कि आपके आसपास के लोगों को उसकी ऑडियो साउंड से परेशानी हो. जो कि नॉइस पॉल्यूशन के भी रूल्स जो हैं, देयर आर रूल्स विच एक्चुअली इंडिकेट द लेवल ऑफ डेसिबल्स, जिस लेवल तक अलाउड है रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर म्यूजिक को प्ले करना, तो उसको फॉलो कीजिए. साथ ही साथ अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल लाइफ की बात करें तो हम अगर अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए प्रयास कर पाए तो वो प्रयास करें. फॉर एग्जांपल सिटीज में हम देखते हैं कि एयर पोल्यूशन की समस्या आज भी काफी ज्यादा है. सो उसके लिए हम कोशिश करें कि अगर आप कारपूल कर पाए, कारपूल कीजिए. अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर पाए तो वो कीजिए. तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप एज सिटीजन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक किसी ने पूछा कि इफ आई हैव नो मनी और फाइनेंस, हाउ कैन वी हेल्प द पुअर। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, व्हाट डू वी डू इफ वी हैव नो फाइनेंसेस। ओके, सो देखिए, जो बात मैंने बोली, जो बातें मैंने अभी बोली कि हम एनर्जी एफिशिएंट बने, हम घर में एनर्जी कंजर्व करें, हम कारपूलिंग करें, हम कचरा इधर उधर ना फेंकें, हम अपने घर में सिंगल यूज प्लास्टिक को रिप्लेस करें, तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए यू डोंट नीड एक्चुअली मच मनी। ये सब चीज़ें आप जो डेली रूटीन में भी अगर इनकलकेट कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा कि इससे आपका जो एक लाइफस्टाइल में जो चेंज आएगा, उस लाइफस्टाइल चेंज से अगर हम एक इंडिविजुअल लेवल पे भी करते हैं, उसको फिर आप बताएंगे अपनी कम्युनिटी में, आप अपने पड़ोसियों को बताएंगे, अपनी फैमिली में बताएंगे कि जी हमने ये किया और हमें ये करने से जो है ये बेनिफिट हमें मिला। तो हो सकता है वो लोग भी इससे प्रेरणा लें, वो भी इससे प्रेरित हों और वो लोग भी अपने लाइफ में उसको लेके जाएं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ईच एक्शन हैज अ चेन रिएक्शन। तो वो एक चेन रिएक्शन के माध्यम से हो सकता है वो एक अच्छी एक ड्राइव बन जाए आपकी कॉलोनी में कि भाई कोई भी घर के आगे या गली में कूड़ा नहीं फेंकेगा। हम सब लोग जो है वेस्ट सेग्रीगेट करेंगे, हम सब लोग जो है अगर डोर टू डोर कलेक्शन हो रही है गाड़ी की तरफ से, उसके अंदर कूड़ा देंगे, या अगर वो नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे ही हम कूड़े को डालेंगे। साथ ही साथ इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे लोगों ने अपने लेवल पे भी ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग भी स्टार्ट की है। तो जो हमारा कूड़ा होता है उसको ड्राई एंड वेस्ट में सेग्रीगेट करके और लोगों ने अपने लेवल पे भी जो है जो कि यूज हो सकता है, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जैसे किचन वेस्ट हुआ, फ्रूट्स का वेस्ट हुआ, इस तरीके का जो वेस्ट है उसको ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग के थ्रू वो दोबारा रीयूज भी हो रहा है। आपकी जो है गार्डन की खाद में यूज हो रहा है, कई जगह में पार्क्स में ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग की जा रही है, कई जगह मंदिरों में ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग की जा रही है। तो all these initiatives are your contribution towards environment conservation and they actually don't need much money. एंड और एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि ये हो सकता है कि आपके पास पैसा ना हो, लेकिन अगर आपके पास आइडियाज हैं, ट्राई एंड कनेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल। जो लोग आपके साथ वाली विचारधारा में हैं, आपके जैसा सोचते हैं, उन लोगों से जुड़िए और आप सब लोग मिलके एटलीस्ट 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, जो भी इस तरीके का काम करना चाहते हैं। कई बार एक व्यक्ति के पास आइडिया होता है लेकिन उनके पास रिसोर्स नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए लोकेट करने का, ऐसे लोगों के साथ बात कीजिए एंड ट्राई एंड वर्क आउट एज अ टीम। एंड ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू मेंशन कि गवर्नमेंट की ओर से भी ऐसे बहुत सारे सिटीजन सपोर्ट इनिशिएटिव्स हैं और बल्कि ऐसे कुछ अभियान भी हैं जिसके अंदर अगर कम्युनिटी ड्रिवन कुछ इनिशिएटिव्स करने हो तो उसमें कुछ फंडिंग भी की जाती है। बट ऑफ कोर्स द फंडिंग हैज इट्स ओन क्राइटेरिया, बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रहता है। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, आप अपने ब्लॉक पंचायत में जहां भी रह रहे हैं या सिटी में है, तो उस अर्बन म्यूनिसिपल काउंसिल या कॉरपोरेशन जो भी आपके वार्ड ऑफिस हैं, वहां पे भी जाके आप बात कर सकते हैं, या वहां पे जो ऑफिसर पोस्टेड हैं या फॉर दैट मैटर लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो वहां पे इलेक्टेड लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे भी फीडबैक ले सकते हैं। एंड यू कैन हैव सम इनिशिएटिव एट योर लेवल। सो आई वुड लाइक टू से दैट इंटेंशन इज इम्पोर्टेंट एंड इफ योर इंटेंशंस आर राइट, कोई ना कोई वे आउट तो मिल ही जाता है टू हेल्प the people socially. And this social responsibility is actually not dependent fully on finances. Finance is of course one part, but ये जो एक फीलिंग है कि हमें एक कंट्रीब्यूट करना है, गिविंग बैक टू द सोसाइटी का जो एक एक नोशन है, इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि हम इसको अपने आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उस जनरेशन में भी इसको हम लेके जाएं, उसमें इनकलकेट करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that our upcoming generations are aware of and they realize the importance of what they have now. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपने टाइम की बात करूं, जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, जब मैं स्कूल में थी, जब मैं कॉलेज में थी, उस टाइम में हमारे पास जो रिसोर्सेज थे, जो एक एक्सपोजर था,
अगर उसको हम आज की जो युवा पीढ़ी है आज, so I'm talking about say around 20 years back when I was in school and then I did my graduation. तो आज की अगर हम बात करें तो 20 साल बाद आज की जो मिलेनियल्स हैं, जो यूथ हैं, उनको रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, इन द सेंस दे हैव एक्सपोज़र, दे हैव अपॉर्च्युनिटी, दे ऑल्सो हैव एक्सेस इन द वे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से दे हैव सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, दे कैन मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। और इस तरीके से जो है अच्छा एक डिस्कशन ग्रुप्स बना के दे आर एबल टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड। इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि आई हैव been delivering lectures to many of such students who are there in universities. उन्होंने अपने लेवल पे क्लब्स बनाए, उन्होंने क्लब्स बनाए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं डिफरेंट कॉलेजेस में। स्टूडेंट्स ने, जो स्टूडेंट्स उन कॉलेजेस के पार्ट हैं, दे हैव मेड सम सोसाइटीज, और वो बच्चे जो हैं वो मिल के अपने लेवल पे मोटिवेशनल सेशंस, अपने लेवल पे इस तरीके के लाइव सेशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और वो आपस में कनेक्टेड रह रहे हैं, just to have an idea ki what they can also do. They are organizing youth parliaments, they are organizing seminars, and they are also talking about taking sustainable initiatives, talking about sustainable development goal agenda. So ये सब जो चीजें हैं, they are very much welcome, and इन सब चीजों के थ्रू हम we can take initiatives at various levels. So, another thing, I want to help people by becoming IAS, how to study. Uh, पहली बात इन्होंने, मैं नाम नहीं बोलूंगी, उन्होंने जो बात की, आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल बाय बिकमिंग IAS, हाउ कैन आई स्टडी। तो पहली तो बात मैं बोलना चाहूंगी कि आपको लोगों की मदद करनी है तो सिविल सर्विसेज इज ओनली वन प्लेटफॉर्म। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप IAS बन के ही लोगों की मदद कर सकते हैं। लोग अलग अलग फोरम में जाके, अलग अलग जरियों के थ्रू, बिजनेस में, प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके भी लोगों की मदद कर रहे हैं। सो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है, इफ यू एक्चुअली वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग, बट मुझे ये नहीं पता कि अभी आप क्या कर रहे हैं। तो आप जो है पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी कब से शुरू करनी है। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए मिनिमम 2 साल चाहिए। 1 साल आपको जो है, जो आप ईयर जिसमें आप एग्जाम देंगे उसमें देना होगा, और साथ ही साथ में 1 साल पहले का चाहिए। सो अगर आपको से 2022 में देना है तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और अगर नहीं भी करी है, एटलीस्ट, क्योंकि जून में प्रीलिम्स होगा 2022 का, तो एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर, सो यू एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम से अप्रैल और मई। और जो इनिशियल टाइम रहेगा उसमें प्री और मेंस की साथ में तैयारी कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव है और मेंस सब्जेक्टिव है, और कुछ टॉपिक्स जो हैं दोनों में ओवरलैप करते हैं। और जब आपका प्री हो जाएगा, सॉरी, जब प्री आने वाला होगा, तो लगभग 2 से ढाई महीने का जो टाइम है वो पूरा प्री पे फोकस करके कीजिए, बिकॉज इट हैज एक्सटेंसिव ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ पैटर्न। और जब आप प्री दे देंगे उसके बाद मेंस की तैयारी के लिए आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए। फोकस ऑन योर आंसर राइटिंग, फोकस ऑन व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट। तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और मेंस देने के बाद ऑफ कोर्स इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जो कि बेसिकली आपकी ओरिएंटेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हैं, इन सब बातों को जज करता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी कीजिए। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलना चाहूंगी कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, इरिस्पेक्टिव यू आर मेल और फीमेल, यू शुड हैव अ प्लान बी, कि अगर आपका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। मैं ये बात किसी को डीमोरलाइज करने के लिए नहीं कर रही हूँ, बट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दिस एग्जाम हैज हाई परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स अपेयरिंग। सो 10 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं जो प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं, और सिलेक्शन फ्यू हंड्रेड्स में है। उसमें भी IAS, IPS, फॉरेन सर्विस, रेवेन्यू सर्विस में लिमिटेड लिमिटेड सीट्स हैं। तो आप ये देखिए कि आप कैसे उसमें अपना मुकाम हासिल करेंगे, और अगर बाई चांस नहीं हो पाता है तो आप क्या करेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर प्लान बी ऑप्शन विद यू,
एंड वंस यू आर गिविंग एफर्ट्स, तो 10 से 12 घंटे तो डेली पढ़ने ही चाहिए. गिव इम्पोर्टेंस टू योर जनरल स्टडीज, गिव इम्पोर्टेंस टू जीके, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर रीडिंग, मैगजीन्स रीडिंग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिविल सर्विसेज की तैयारी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए मेरा स्पेशल, मैंने अलग से सेशंस भी किए हैं कंडक्ट. वो मेरे फेसबुक पेज पे या यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे, आप लोग वहां जाके भी देख सकते हैं. और बेसिकली यही है कि अगर आपने सोचा है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो डू इट विद योर फुल एफर्ट एंड फोकस, स्टडी और डिटर्मिनेशन के साथ ही ये एग्जाम पास किया जा सकता है. Somebody has asked how to stay fit and keep continuing. Okay. तो stay fit का, I would say that staying fit is very important. So not only is the physical health but also mental health is very important. हमने कोविड-19 में भी देखा कि बहुत सारे केसेस अक्रॉस द कंट्री डिप्रेशन के रिपोर्ट हुए और मेंटल हेल्थ के इश्यूज लोगों ने रिपोर्ट किए, क्योंकि जो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल था उससे थोड़ा चेंज आया. वी वर नॉट सोशलाइजिंग, वी वर नॉट मीटिंग आवर फ्रेंड्स, वी वर नॉट मूविंग इन रेस्टोरेंट्स और वॉचिंग मूवीज इन सिनेमास. तो उससे जो एक लाइफस्टाइल में चेंज आया वो कहीं ना कहीं हमारे साइकोलॉजिकली हमें इफेक्ट करना शुरू किया. तो गवर्नमेंट की ओर से भी साइकोलॉजिकल सेशंस ऑर्गेनाइज किए गए. देवर काउंसलिंग सेशंस, देवर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेशंस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट. Now if I talk about uh, sustaining, so whatever activity you like to do, whether it is yoga, meditation or physical workout like running, walking, brisk walk or jogging or doing any kind of machines like a treadmill, cross tuner, या इसके अलावा डांसिंग, whatever activity जो आपको, आप अपने डेली रूटीन में आप इनकलकेट करके उसको सस्टेन कर सकते हैं, उस रूटीन को कीजिए. एंड आई वुड से कि मिनिमम से 30 to 45 मिनट्स पर डे इज मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू स्टे फिट. आधा से पौना घंटा कम से कम आप कोशिश कीजिए कि आप अपने आप की हेल्थ के लिए दें, चाहे उसमें आप योगा मेडिटेशन करें, चाहे फिजिकल वर्कआउट करें. एंड आप देखेंगे कि इफ़ यू आर फिजिकली एंड मेंटली फिट, तो आपकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, उस ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को आप इम्प्रूव देखेंगे. और उस प्रोडक्टिविटी से जो बेनिफिट आपको होगा आपकी, क्योंकि आप खुश रहेंगे, यू विल बी हैप्पी, यू विल फील मोटिवेटेड, और सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी फैमिली को, आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा. सो ट्राइंग एंड कीप गिविंग एफर्ट्स. मैं अपने रूटीन में मॉर्निंग में आई ट्राई टू गिव एटलीस्ट एन आवर टू माई हेल्थ एंड फिटनेस. आई डू एरोबिक्स, आई डू जुम्बा, समटाइम्स आई गो फॉर रन. थोड़ा सा योगा भी मैं करती हूँ. तो इट्स अ काइंड ऑफ अ मिक्स रूटीन विच आई फॉलो, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक टू स्टे फिट एंड हेल्दी. सो वुमेन सेफ्टी के बारे में किसी ने बात की है. विमेन सेफ्टी, यस, विमेन सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड विमेन सेफ्टी, हम इस बात से नकार नहीं सकते कि विमेन सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर एवरीवेयर. सो इट शुड बी एट वर्क प्लेस, इट शुड ऑल्सो बी एट होम. तो घर की अगर हम बात करें, कोविड-19 में ही हम देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी रिपोर्ट हुए. तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस रिपोर्ट हुए, उसका कारण क्या रहा कि जो एक फ्रस्ट्रेशन थी माइंड में, वो कहीं ना कहीं वेंट आउट हुई, एंड देयर वर सम इम्बैलेंसेस बिटवीन द रिलेशंस व्हिच केम आउट. तो ये जो बात है कि हम फीमेल को अभी भी इक्वल नहीं समझ पा रहे हैं, दिस माइंडसेट नीड्स टू चेंज. एंड वेदर the female colleague is at home, she is a sister, she is a mother, she is a wife or sister-in-law or mother-in-law, or she is your colleague in a school or a college or any university or at your workplace, she should be given an equal treatment. जितनी मेहनत करके आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, उतनी ही या शायद उससे ज़्यादा मेहनत करके वो अपने जॉब को कर रही हैं, उससे ज़्यादा शायद मेहनत करके वो अपने वर्क एंड फैमिली लाइफ को बैलेंस कर रही हैं. सो दिस रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी गिवन टू हर.
Also, it is very important to give this orientation to the youngsters. जो युवा पीढ़ी है, मेल युवा पीढ़ी है, उनको मैं बोलना चाहूँगी कि आगे सोसाइटी में ये इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, ये आप पे निर्भर करेगा। It depends on the way the youth of today is, kind of treating the female counterpart. So it is very important that this orientation is given to them. This education is given to them that women should be treated as equal partners. Equal partners in not only education, equal partners in all decisions which are impacting the life of the family, which are impacting their individual life. And जो हम बात लड़कियों को सिखाते हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हम लड़कियों को सिखाते हैं, उसी तरीके की ओरिएंटेशन, उसी तरीके का सिखाना लड़कों को भी करें कि दे शुड रिस्पेक्ट विमेन एट पब्लिक प्लेसेस। देन ओनली आई थिंक विमेन सेफ्टी जो है हम पब्लिक प्लेसेस में इंश्योर कर पाएंगे, चाहे वो रात को ऑफिस से लेट आने की बात हो या रात को कोचिंग से लेट आने की बात हो, तभी हमारी लड़कियां सुरक्षित हो पाएंगी when we as society are committed to do so. So I think one last thing, uh, people are thank you so much. So I think people are again and again asking about the civil services separation. Civil services के लिए देखिए यही बात है कि आपका टाइम मैनेजमेंट फोकस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप शुरू करते हैं उससे 2 साल लगभग आप मान के चलिए आपको लगेगा। और डिटेल में जो मेरे लाइव सेशन है वहाँ पे जाके आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एंड वन मोर पर्सन हैज रिटन दैट आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई वांट टू बिकम एन आईपीएस। तो ठीक है, अगर आप अभी बिजनेस में हैं और आप अगर आईपीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप देखिए कि आप कब एग्जाम देना चाहते हैं, उसका सिलेबस देखिए, सी द लास्ट 3 इयर्स क्वेश्चन पेपर, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि आपकी ग्रेजुएशन किस फील्ड में रही। तो आप ये देखिए कि आप कितना टाइम निकाल पाएंगे अपने बिजनेस के साथ में। और अगर आपने ठान लिया कि आपको आईपीएस के लिए आपने एफर्ट करने ही है, तो फिर थोड़ा-सा तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर। आई डोंट नो यू आर मैरिड और नॉट मैरिड स्टिल, अगर आपके पास 10, 12, 14 घंटे देने का समय है अगले 2 साल के लिए, तो ज़रूर कोशिश कीजिए। So one last thing I would just like to comment, how can we empower the rural citizens? इंडिया लिव्स इन विलेजेस। हमारी जो पॉपुलेशन है आज भी वो 60% पॉपुलेशन जो है, 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन गांव में है। और हम जो अर्बन माइग्रेशन देख रहे हैं, जो माइग्रेशन देख रहे हैं कि रूरल से जो अर्बन की तरफ लोग आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं लाइवलीहुड्स की कमी है, कहीं ना कहीं शायद अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो वी आर गिविंग देम अपॉर्चुनिटी, वी आर गिविंग देम द रिसोर्सेज। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि बात कर रही हैं रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत भी, जिसमें विमेन को भी एम्पावर किया जा रहा है। तो ये सब इम्प्लीमेंट हम कराएं, और गांव में स्पेशली जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू टेक ऑल दिस इनिशिएटिव्स, एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स भी वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें इवन गांव लेवल तक भी सिटीजन सर्विस सेंटर्स या सिटीजन फेलिसिटेशन सेंटर्स जो तहसील ऑफिस तक भी आ चुके हैं। तो वहां भी ये एक जो है एम्पावरमेंट की ही बात है सिटीजन्स के लिए। और ऑफ कोर्स बहुत इसमें हमने पॉजिटिव चीजें देखी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ी, जो एक लोकल लेवल में जो एक आई वुड से कि करप्शन के मामले थे वो कम सामने आ रहे हैं या वो कम हो गए हैं। तो इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं, दे आर एक्चुअली एम्पावरिंग द सिटीजन्स इन द रूरल इंडिया। वन लास्ट थिंग, बिकॉज ये किसी ने लेडी ने लिखा, तो मुझे ये बहुत एक इंट्रिग्यूइंग सा लगा कि मैनी चिल्ड्रन बिलो 15 आई सॉ आर वर्किंग एज लेबरर्स इन होटल्स टू सर्व फूड मटेरियल एंड लिफ्टिंग ब्रिक्स एंड हाउसिंग मटेरियल। I have asked about their education, but they are neglecting to reply. Ma'am, please tell me how can I help them?
तो ये जो भी हैं आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू विच शी हैज़ हाइलाइटेड कि इवन टिल नाउ वी हैव चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर हमको पता है कि चाइल्ड लेबर इज बैंड इन आवर कंट्री, चाइल्ड लेबर लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट। आई वुड रिक्वेस्ट, मैं उनका नाम यहाँ नहीं लूंगी, तो जिन्होंने लिखा है कि आपके जो लोकल अथॉरिटी अगर हो, आप प्लीज उनको जरूर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए कि जहाँ पे भी बच्चों को इन्वॉल्व किया जा रहा है फॉर लिफ्टिंग द ब्रिक्स एंड अदर हाउसिंग मटेरियल, अगर कंस्ट्रक्शन साइट्स में है तो इट इज एन ऑफेंस एंड दिस शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली। या किसी होटल में भी अगर चाइल्ड लेबर को एम्प्लॉय किया गया है, सो इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, प्लीज रिपोर्ट इट। एंड इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो राइट टू मी डायरेक्टली ऑन माई ईमेल। मेरी ईमेल पे लिख दीजिए, आई वुड ऑल्सो ट्राई टू हेल्प इन दिस मैटर, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों के आसपास में कहीं पे भी अगर चाइल्ड लेबर की इश्यूज हैं, please report it to the immediate police or the administrative authorities. So I think this is all from my side today. Let me reiterate what I said in the beginning. We all should try and align the social responsibility for building our nation, for making our country great. हम सब लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों को जारी रखें। A nation is built big by the strength of the people. We are the strength of our own Bharat. Let us all try and shoulder the responsibility of nation building. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने देश की उन्नति में अपनी भागीदारी निभाते रहें। शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।